हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे इस छोटे से परिवार एसएम मास्टर क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को जेपीएससी के पूरे सिलेबस कराने के बाद मैंने बताया था कि जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं सिलेबस वाइज कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को बहुत ही डिटेल में जेपीएससी 11 जेपीएससी तक अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं इतिहास के, ठीक है, उन सारे प्रश्नों को कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोग को बोर नहीं होना है। वीडियो को बहुत अच्छे से एकदम लास्ट तक देखना है, ठीक है। और अगर आप लोग नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड तक जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ दोस्तों, जेपीएससी के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, मतलब फर्स्ट जेपीएससी से लेके 11 जेपीएससी तक, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी में प्राचीन भारत यानी कि एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन का डिटेल वाइज मैं कराने वाला हूं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता देता हूं दोस्तों, झारखंड के ज़्यादातर शिक्षक यही बताते हैं कि जेपीएससी के जो पेपर 1 है, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चन, ठीक है। और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, तो पेपर 1 में 100 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन झारखंड के होते हैं, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन झारखंड के ही होते हैं। तो ज़्यादातर टीचर यही बताते हैं कि आपको सिर्फ झारखंड ही पढ़ना है, इसी से आपका पीटी क्लियर हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ झारखंड के पढ़ के जाते हो और बाकी 90 क्वेश्चन पे आपका कमांड नहीं होता है, तो आप ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, आपके लिए पीटी पास करना थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इस चैनल पे कराने वाला हूँ जेपीएससी में आज तक पेपर 1 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिलेबस वाइज कराने वाला हूँ। टोटल अभी तक के जेपीएससी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारा कुछ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूँ पेपर 1 के सिलेबस का। पेपर 1 के सिलेबस का ए नंबर पे ही दिया है भारत का इतिहास, जहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे भारत के इतिहास से, ठीक है। 15 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन प्राचीन इतिहास से पूछे जाएंगे, एंशियंट हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत यानी कि मेडावल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, और 5 क्वेश्चन आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एनटीपीसी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीपीसीएस की तैयारी करते हो, वहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा ही प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे जेपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप लोग उन सारे एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये क्लास आप लोग के लिए बेस्ट साबित होगा, और आप लोग को लास्ट तक बने रहना, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा हुआ क्लास, ठीक है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग 11 जेपीएससी। दोस्तों अभी हाल ही में 11 जेपीएससी हुआ 2024 को, ठीक है। मैं थोड़ा ये डेट को लेकर थोड़ा सा ये हूँ, ठीक है। आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है, कि ये 24 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 11 जेपीएससी। तो 11 जेपीएससी में एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। इसके बाद लगातार चलते जाएंगे, 11 के बाद 7 जेपीएससी में 6 जेपीएससी 5 जेपीएससी सारे करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 11 जेपीएससी के जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री में, वो क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाइए, एनटीपीसी, एसएससी या फिर बीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे बीपीएससी देने जाइए, जेपीएससी, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है। तो आप लोग को बहुत डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जेपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा कि सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज यानी कि हल मतलब आप लोग देखे होंगे जो हम लोग हल चलाते हैं गांव में, ठीक है। तो उसकी खोज कहाँ पे हुआ है, ठीक है, धौलावीरा में, कालीबंगन में, राखीगढ़ी में या बनावली में। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बनावली में। हल की खोज सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसकी हल की खोज कहाँ पे हुआ, बनावली में हुआ, ठीक है। और ये जो बनावली है ये कहाँ पे है, बनावली हरियाणा भारत में स्थित है, एक प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है। यहाँ से हल यानी कि प्लॉव से संबंधित टेराकोटा मिट्टी की बनी हुई प्रतिकृति प्राप्त हुई है जो कृषि तकनीक की जानकारी देता है, ठीक है। ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था 11 जेपीएससी में, नवपाषाणिक पुरास्थल यानी कि बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है। देखिए, नवपाषाणिक पुरास्थल है, बुरुडी नाम का एक क्षेत्र है जो झारखंड में पाया जाता है। तो आप लोग को बताना कि ये झारखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए है हजारीबाग, ऑप्शन बी है सिमडेगा, ऑप्शन सी है जामताड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए बुरुडी एक पूरा पाषाणिक स्थल है
जो झारखंड के कहाँ पे पाया जाता है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पे, सिंहभूम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। झारखंड के नवपाषाणिक यानी कि पुरास्थल बुरुडी का अध्ययन करने पर पाया गया कि यह वास्तव में वेस्ट सिंहभूम में, कहाँ है, पश्चिम सिंहभूम जिला में है, ठीक है, ना कि हजारीबाग, सिमडेगा और जामताड़ा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है, बताना है आप लोग को। ये जो प्रशासनिक संरचना है तो आरोही क्रम में कौन सा सही है। पहला है द्रोणमुख, उसके बाद है स्थानीय, उसके बाद है संग्रहण, उसके बाद है कर वाटिका। उसके बाद क्या है, स्थानीय, कर वाटिका, द्रोणमुख, संग्रहण। सी पे क्या है, स्थानीय, द्रोणमुख, कर वाटिका, संग्रहण। और डी पे है स्थानीय, द्रोणमुख, संग्रहण, कर वाटिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय, द्रोणमुख, उसके बाद कर वाटिका और संग्रहण, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा बट आप लोग को डेडिकेशन के साथ करना है और एकदम लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रभावती गुप्त शासिका थी, बताइए। 11 JPSC की जो एंशिएंट हिस्ट्री है ना, उससे 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रभावती गुप्त शासिका थी, बताइए कहाँ, ठीक है। तो गुप्त वंश की थी, शुंग वंश की थी, या वकाटक वंश की, या फिर मोखरी वंश की, बताना है आप लोग को, ठीक है। तो ये जो थी ना, ये वकाटक वंश की थी। कौन सी वंश की, वकाटक वंश की, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, वकाटक वंश। प्रभावती गुप्त यानी कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी और उनका विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। हो सके अगला बार क्वेश्चन ये पूछ दे कि रुद्रसेन द्वितीय की विवाह किससे हुआ था, ठीक है। तो प्रभावती गुप्त इनसे हुआ था, ठीक है, जो किसकी पुत्री थी, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है। ये मेन और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इन फैक्ट को भी अच्छे से करते हुए चलना है, ठीक है, ताकि बाकी एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा काम आए। चलिए उसके बाद नीचे क्या दिया है कि रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त ने अपने पुत्र की अल्पायु में संरक्षिका के रूप में शासन किया। इस प्रकार वे वकाटक वंश की प्रभावशाली महिला शासिका के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि संगम ग्रंथ यानी कि टोलका पीएम कार्य है, बताइए ये क्या, कौन सा कार्य है, खगोल विज्ञान पर, व्याकरण पर, संगीत पर या चिकित्सा पर, बताइए। ये संगम ग्रंथ है एक तरह से टोलका पीएम, तो ये किस प्रकार का कार्य है, ये एक प्रकार का व्याकरण पर कार्य है, ठीक है, व्याकरण पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में देख लेते हैं क्या है कि टोलका पीएम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन आप लोग को एसएससी में देखने को मिलेगा, चाहे आप सीजीएल में जाओ या फिर स्टेनो में जाओ या फिर आप एमटीएस में, सीएचएसएल में, किसी में भी जाओ, ये मिल ही जाएगा कि टोलका पीएम तमिल भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे कि इनमें से कौन सा तमिल भाषा के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, 4 ऑप्शन देगा जिसमें से टोलका पीएम भी होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को बाकी एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसीलिए मैं डिटेल से करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि इसे टोलका पीआर द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था, टोलका पीआर। उसके बाद ये ग्रंथ तमिल व्याकरण, छंद, अलंकार और सामाजिक व्याकरण जैसे विषयों का गहन विश्लेषण भी करता है और इसे संगम युग के प्रथम चरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ भी माना जाता है। यहाँ से भी और एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो, वहाँ पे मिल जाएगा कि इनमें से किसे संगम युग के प्रथम चरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, तो टोलका पीएम को माना जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग का बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानकारी मिला, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों 7 JPSC यानी कि 7 JPSC कब हुआ था, 2021 में। तो वहाँ पे 5 क्वेश्चन क्या पूछा था एंशिएंट हिस्ट्री का, उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे, बताइए। मौर्य साम्राज्य के जो पेशावर के निकट था ना, उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के कौन से शिलालेख पाए गए थे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा भाषा के, ठीक है। तो खरोष्टी लिपि में था, ब्राह्मी लिपि में था, अरामाइक लिपि में था या देवनागरी लिपि में था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ खरोष्टी लिपि में पाया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि खरोष्टी लिपि क्या है। खरोष्टी लिपि मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत यानी गांधार क्षेत्र में प्रचलित था। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि खरोष्टी लिपि इनमें से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विख्यात था, ठीक है। तो गांधार क्षेत्र में, इसी तरह 4 क्षेत्र और दे देगा, ऑप्शन देके पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना है कि खरोष्टी लिपि जो है ना, उत्तर पश्चिम भारत गांधार के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। और एक चीज़, खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है, इसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है।
जैसे उर्दू लिखा जाता है दाएं से बाएं की तरफ, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या दिया है, ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश भागों में अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही है। देखिए ब्राह्मी लिपि के बारे में बताया है कि भारत के जो अशोक है ना, अशोक के बारे में आप लोग को पता होगा, ये मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रचलित राजाओं में से एक थे, जिन्होंने कलिंग के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है। तो इनका जो लिपि, इनका जो सबसे ज़्यादा शिलालेख है ना, ब्राह्मी लिपि में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अरामैइक और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान क्षेत्र में कुछ शिलालेख अरामैइक और यूनानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला है क्वेश्चन, चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, बताइए चारवाक कौन से दार्शनिक प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन है वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है, या फिर लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, आस्तिक प्रणाली भी कहलाती है, या फिर मीमांसा प्रणाली भी कहलाती है। तो चारवाक एक तरह से लोकायत प्रणाली भी कहा जाता है चारवाक को, ठीक है। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, ठीक है। चलिए चारवाक दर्शन के बारे जान लेते हैं, ठीक है। चारवाक दर्शन को लोकायत या लोकायतन भी कहा जाता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन फिर से फ्रेम हो सकता है, चाहे बीपीएससी वगैरह में, एनटीपीसी, चाहे एसएससी में, ठीक है, कि चारवाक, इनमें से किसे चारवाक दर्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तो लोकायत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है कि लोक में प्रचलित या सांसारिक दृष्टिकोण, ठीक है। चलिए अगला, उसके बाद क्या दिया है कि यह दर्शन भौतिकवादी विचारों पर आधारित था और इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसे किस दर्शन की श्रेणी में रखा जाता है, तो इसे नास्तिक दर्शन की श्रेणी में भी रखा जाता है, क्योंकि यह वेदों और ईश्वर की अस्तित्व को नहीं मानता है। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि चारवाक दर्शन जो है ना, ये एक तरह से वेदों और ईश्वर के अस्तित्व को भी नहीं मानता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है अगली बार जेपीएससी में, चाहे जेएसएससी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सातवाहन है, वकाटक है, चालुक्य है। तो आपको बताना है कि इसको कैसे काल के अनुसार मतलब बांटना है, समय अनुसार, ठीक है। पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है एबीसी, ऑप्शन बी है बीसीए, ऑप्शन सी है सीबीए, ऑप्शन डी यानी 4 है कि सीएबी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ये एक तरह से काल क्रमानुसार ही बटा हुआ है, पहले सातवाहन, फिर वकाटक, फिर चालुक्य, ठीक है। तो इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले सातवाहन मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण भारत में उभरा। देखिए यहाँ से और एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इनमें से कौन सा जो है, इनमें से कौन सा वंश, ठीक है, मौर्य वंश के बाद आया, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सातवाहन आया। सातवाहन का प्रमुख शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। सातवाहन का सबसे प्रमुख शासक कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। उसके बाद है वकाटक। वकाटक गुप्त सम्राटों के समकालीन थे। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुप्त का समकालीन कौन थे, तो वकाटक थे, और इनका विद्याशक्ति वंश के थे, और प्रमुख शासक कौन थे, यहाँ से प्रवरसेन। और चालुक्य कौन थे, चालुक्य जो दक्कन में उभरा था, चालुक्य जो है दक्कन में उभरा था, इनका प्रमुख शासक कौन थे, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। बादामी चालुक्य सबसे प्रसिद्ध शाखा थी, यानी कि बादामी चालुक्य जो है सबसे प्रसिद्ध शाखा थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन किसमें पूछा गया है दोस्तों, 7 जेपीएससी में, ठीक है, जो 2021 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, बताइए पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था, ताम्लुक, राजगीर, अरिकेमेडु, या फिर भागीरथी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ताम्लुक। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ताम्लुक हो जाएगा। ताम्लुक के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल में इसे ताम्रलिप्ति भी कहा जाता था, ठीक है, ताम्लुक को ताम्रलिप्ति भी कहा जाता था। इसके बाद यह पश्चिमी बंगाल में स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर भी था। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किसे पश्चिमी बंगाल के एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था, तो किसको, ताम्लुक को, ठीक है। यहाँ से रोमन साम्राज्य सहित दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य देशों से व्यापार होता था, और प्राचीन भारतीय रोमन व्यापार का पूर्व भारत में ये एक प्रमुख केंद्र भी था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़्यादा लेंदी लगे, ठीक है, तो आप लोग 2x में भी कर सकते हो, या फिर 1.5 में भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कल्हण की राजद रंगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गोडवाहो लिखी थी, बताइए किसने लिखा था गोडवाहो को। ऑप्शन है विल्हन द्वारा, ऑप्शन बी संध्या कारण नंदिन द्वारा, या फिर वाकपति द्वारा, या फिर बाणभट्ट द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाकपति द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, वाकपति द्वारा। इसका मेन फैक्ट देख लेते हैं कि गोडवाहो
एक संस्कृत महाकाव्य। सबसे पहले तो ये किस भाषा में है, ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गुड़बाव किस भाषा में एक महाकाव्य लिखा गया। तो ये एक तरह से संस्कृत महाकाव्य है। इसकी रचयिता किसने किया है, वाकपति ने किया है, जो कन्नौज के राजा यशोर वर्मन का राजकवि था। देखिए वाकपति जो थे ना, ये किसके राज्य कवि थे, कन्नौज के राजा थे यशोर वर्मन, उनके राज कवि थे। ठीक है, ये काव्य राजा यशोर वर्मन की विजयों का वर्णन करता है और विशेष रूप से गोड़ देश बंगाल पर इसकी विजय को लेकर लिखा गया है। ठीक है, चलिए ये था 7 JPSC का। ठीक है, अब देख लेते हैं 6 JPSC में क्या पूछा है प्राचीन भारत से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन 6 JPSC का, भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है, बताइए हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया है, राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगन या लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही। ठीक है, राखीगढ़ी। तो हड़प्पा का सबसे बृहत स्थल राखीगढ़ी को माना गया है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में, कहाँ पे है, हरियाणा के हिसार जिले में है। यह भारत में हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। देखिए ये एक बड़ा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का अब तक का सबसे बड़ा स्थल किसे माना गया है, राखीगढ़ी को माना गया है, जो कहाँ पे पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग को बहुत अच्छे से करा रहे हैं ताकि याद हो जाए एक ही बार में। ठीक है, चलिए करीब 224 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ से पूर्व हड़प्पा परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा काल की सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, इसको क्या कहा जाता था, सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको उस समय सभा कहा जाता था। ठीक है, सभा। ऋग्वैदिक काल में सभा एक प्रमुख जनसभा थी। ठीक है, यह न्यायिक और सलाहकारी कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसमें वरिष्ठ, अनुभवी और बुद्धिजीवी लोग ही शामिल होते थे। उसके बाद न्याय से संबंधित कार्य विवादों का निपटारा आदि सभा के अधिकार क्षेत्र में भी आते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। बताइए यमक बुद्ध पिटक से क्या संबंधित है, सूत, विनय, अभिधम या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यमक बुद्ध पिटक से कौन संबंधित है, अभिधम पिटक संबंधित है। ठीक है, तो जान लेते हैं अभिधम पिटक क्या है। ठीक है, हाँ इसका राइट आंसर अभिधम पिटक। ठीक है, विनय पिटक क्या है, भिक्षुओं के आचार विचार और अनुशासन संबंधित नियम बनाए जाते हैं। देखिए अगर आप लोग SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे ना, तो बहुत बार पूछा गया है कि विनय पिटक इनमें से किससे संबंधित है। तो विनय पिटक में जो बौद्ध भिक्षु होते थे ना, उनके आचार विचार और अनुशासन संबंधी नियम पूछा गया है। ठीक है, सूत पिटक के मतलब क्या होता है, जिसमें बुद्ध का क्या होता है, उपदेश है। और अभिधम पिटक का मतलब होता है बौद्ध के दर्शन शामिल है इसमें। ठीक है, तो ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, जो आप लोग के BPSC के एग्जाम में बहुत बार देख सकते हैं, आप SSC के एग्जाम में, NTPC के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चीनी तीर्थयात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत दर्शन किया है। ठीक है, तो वो कौन थे, यानु चुआंग थे, फाहियान थे, सुंग यून थे या फिर आइजिंग थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंग यून। ठीक है, सुंग यून चीनी बौद्ध भिक्षु थे। ठीक है, ये कब आए थे, इसमें 6वीं शताब्दी लगभग 518 ईस्वी भारत में यात्रा की। सबसे पहले इसकी डेट याद रखिए। ठीक है, 518 ईस्वी में ये भारत में आए थे। ये कहाँ के बौद्ध भिक्षु थे, ये चीन के थे। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये चीन के थे। ये चीन के सम्राट लियोंग के आदेश पर बौद्ध ग्रंथों और अवशेषों को एकत्र करने भारत आए थे। और किसके आदेश पर आए थे, चीन के सम्राट थे लियोंग, उनके आदेश पे आए थे। इसने कश्मीर और गंधार क्षेत्रों की यात्रा की। आपको बताया मैंने, गंधार किस क्षेत्र में पड़ता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, और वहाँ के धार्मिक सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन भी किया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था, 6 JPSC में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्ष पर विजय का वर्ष था। बताइए चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था, 612 ईस्वी, 618 ईस्वी, 622 ईस्वी या फिर 634 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 612 ईस्वी था। ठीक है, चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन सेकंड ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित की। ठीक है, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि चालुक्य वंश के सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय ने भारत के किस भाग में अपनी शक्ति स्थापित की, तो दक्षिण भाग में। कहाँ, दक्षिण भाग में स्थापित की। उसने उत्तरी भारत के सम्राट हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पुलकेशिन सेकंड ने भारत के कौन से सम्राट को नर्मदा नदी के तट पर युद्ध में पराजित किया, तो सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया था। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम में बार बार देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए यह युद्ध ईस्वी 612 के आसपास में हुआ था। कब हुआ था, 612 के आसपास में। इस युद्ध का वर्णन
अहिल शिलालेख में पाया जाता है। कहाँ? ऐहोल शिलालेख में मिलता है, और जिसे कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। सबसे पहले यहाँ और एक फैक्ट मिल गया कि ऐहोल जो शिलालेख है ना, इसे किसने लिखा था? कवि रवि कीर्ति ने लिखा था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इस तरह के क्लासेस दोस्तों आप लोग को दावा से बोल सकता हूँ कि झारखंड के कोई भी टीचर नहीं कराते हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर पसंद आए क्लास तो शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं 5 JPSC। 5 JPSC कब हुआ था? 2013 में हुआ था। तो यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था? बताइए, किस ऋषि के बारे कह सकते हैं कि उन्होंने दक्षिण का आर्यीकरण किया था? विश्वामित्र, अगस्त्य या वशिष्ठ या फिर सांबर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त्य। अगस्त्य मुनि जो थे वो दक्षिण भारत के आर्यीकरण का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? उन्हें वैदिक साहित्य, तमिल साहित्य और पुराणों में आर्य संस्कृति के विस्तारक के रूप में चित्रित किया जाता है। देखिए वो क्या क्या साहित्य, वैदिक साहित्य को भी करते हैं, तमिल साहित्य को भी करते हैं, और पुराणों में आर्य संस्कृति को भी विस्तार किए हैं। ठीक है, अगस्त्य मुनि। इसके बाद क्या दिया गया है फैक्ट में? ऐसा कहा जाता है कि वे विंध्याचल पार कर दक्षिण भारत पहुँचे और वहाँ संस्कृत, वेद और वैदिक जीवन पद्धति का प्रसार किया। ठीक है, यानी कि ये दक्षिण भारत भी गए और वहाँ पे संस्कृत, वेद और वैदिक जीवन के पद्धति का भी प्रसार किया। तमिल ग्रंथों में भी अगस्त्य मुनि को सम्मानपूर्वक तमिल व्याकरण के जनक की तरह देखा जाता। देखिए अगर क्वेश्चन ये आ जाए ना कल को कि तमिल ग्रंथों में किसे सम्मानपूर्वक तमिल व्याकरण के जनक के रूप में देखा जाता है, तो किसे? अगस्त्य मुनि को देखा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? बताइए। 16 आप लोगों ने महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महाजनपद के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग BPSC के बारे में पढ़ते हैं तो BPSC में आप लोग को महाजनपद पढ़ना जरूरी है, जो बिहार में 3 उस समय आते थे। ठीक है, सबसे पहले मगध, वज्जी। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरसेना। 16 महाजनपदों में सूरसेना की राजधानी हुआ करती थी। कौन? मथुरा। ठीक है, चलिए 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से था। कौन से ईसा पूर्व में था? 6ठी में। मथुरा उस समय सूरसेन महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। यह क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश यमुना नदी के किनारे पर पड़ता है। अगर कोई भी क्षेत्र नदी के किनारे पड़ता है ना तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी बोर्ड के लिए, चाहे NTPC के लिए हो, SSC के लिए हो, BPSC के लिए हो, इवन JPSC के लिए हो या फिर UPSC के लिए वाला। ठीक है, अगर वो नदी के किनारे पाया जाता है तो क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, चलिए महाभारत और बौद्ध ग्रंथों में भी सूरसेना और मथुरा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान बुद्ध के समय में मथुरा एक महत्वपूर्ण नगर था। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के में बताया गया कि मथुरा जो था ना भगवान बुद्ध के समय के एक महत्वपूर्ण स्थल था। क्यों? क्योंकि मथुरा में सबसे ज़्यादा मूर्तिकला विकसित हुआ था, और बताया जाता है कि जो बुद्ध की मूर्ति बनाया जाता था ना सबसे पहले, तो वहाँ से ही मिला है, मथुरा से ही मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने, आप लोग को पता होगा कि पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ? सारनाथ में। तो और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जान लेते हैं इसमें। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। इसको आप किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को खोल लीजिए, चाहे आप JPSC खोलो, BPSC खोलो, SSC खोलो, NTPC खोलो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है, और यह उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं को दिया था, और यही से बुद्ध संघ की शुरुआत भी हुई थी। सारनाथ से ही बुद्ध संघ की शुरुआत भी हुआ था। कुशीनगर एक क्षेत्र है यहाँ पे बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। बोध गया, यहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? बताइए। देखिए मौर्य काल के उस समय में किसी भी प्रकार के टैक्स को छुपाने या चोरी के समय में बहुत बड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है, चाहे मृत्युदंड की बात करें, सामानों की कुर्की जब्ती, कारावास, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एक तरह से क्या कॉन्ट्राडिक्शन है। ठीक है, बहुत सारे किताब में दिया गया है कि मृत्युदंड, और मैंने ChatGPT में सर्च किया, ChatGPT ने बताया कि मेरे पास NCERT, IGNOU, UPSC के मटेरियल से सारे चीज़ को मतलब ये करने के बाद वो निष्कर्ष निकाला है कि सामानों की कुर्की के बाद, ठीक है, वहाँ पे जो भी कर की चोरी करते थे ना, तो वहाँ पे क्या होता था मौर्य काल में कि उनके जितने भी सामान है उसको कुर्की कर लिया जाता था, मतलब जब्त कर लिया जाता था। ठीक है,
चलिए इसके अकॉर्डिंग और भी जान लेते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। मौर्य काल में शासन व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ और संगठित थी। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से कर चोरी को एक अपराध माना गया है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये जो कर चोरी है ना, ये किस में बताया गया है? ठीक है, अर्थशास्त्र में बताया गया है। मौर्य काल के समय में कर चोरी या कर छुपाने पर आमतौर पर संपत्ति की जब्ती या जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप लोग बोर रहे हो तो आप लोग 2x में कर लीजिए, आप लोग को मजा आएगा। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए और आराम से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? बताइए, अजंता की कला को किसने प्रश्रय दिया था? चालुक्य ने, पल्लव में, वाकाटक ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाकाटक वंश। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, कहीं कहीं पे चालुक्य भी आ जाता है। ठीक है, बट मैंने वेरीफाई किया इससे ChatGPT से, तो उसने वाकाटक बताया। ठीक है, अजंता की गुफाओं को मुख्यतः वाकाटक वंश द्वारा संरक्षण मिला था, विशेषकर राजा हरिसेन 475 से 500 ईस्वी के काल में था। ठीक है, राजा हरिसेन, ऐसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, घुमा के पूछेगा। ठीक है, कि अजंता की कला को इनमें से कौन से राजा ने, ठीक है, प्रश्रय दिया था? तो राजा हरिसेन ने दिया था। चलिए 4th JPSC 2010 में हुआ था, वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को मज़ा आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये तो शुरुआत है, अभी जितने भी टॉपिक है सिलेबस वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर करने वाले हैं इसी तरह से धमाकेदार। ठीक है, चाहे पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 झारखंड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन करेंगे, और एग्जाम आते आते एकदम बारूद हो जाना है, ताकि इस बार पीटी आप लोग का रुके ही नहीं। ठीक है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि? तो आप लोग को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन। आप SSC खोल लो, NTPC खोल लो, या फिर आप BPSC खोल लो, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ये पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी का अर्थ है 8 अध्यायों वाला ग्रंथ। यह संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें लगभग 4000 सूत्र व्याकरण नियम दिए गए हैं, और पाणिनि ने इसे लगभग 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचा था। ठीक है दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप लोगों को SSC के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसे भी कराऊंगा, हर एक सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर जुड़ के रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसके क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है? बताइए, अनेकांतवाद किसके सिद्धांत है? बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का, या वैष्णव मत का? तो आप लोग को पता होना चाहिए ये जैन मत से संबंधित है अनेकांतवाद। ठीक है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार पूछा गया है NTPC में, SSC में, मैंने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनेकांतवाद का अर्थ क्या है? अनेक दृष्टिकोणों से देखना। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी वस्तु या सत्य एकांगिक एक पक्ष नहीं होता। देखिए यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन सीखने के लिए मिलता है हमें अपने जीवन के बारे में। हम लोग क्या होता है, ज़्यादातर इमोशनल वे में ज़्यादा सोचते हैं। कोई भी घटना होता है तो हम लोग उसके एक ही पक्ष को देखते हैं, बाकी पक्ष हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। तो अनेकांतवाद हमें ये बताता है कि कोई भी घटना होता है, कोई भी एक वस्तु होता है ना, उसका एक पक्ष नहीं होता, हज़ारों पक्ष होता है। ठीक है, बशर्ते आपका नज़रिया कहाँ जा रहा है ये मायने रखता है। ठीक है, अभी जैसे प्लेन क्रैश हुआ, उस पर हज़ारों वीडियो बन रहे हैं, हज़ारों तरीके लोग अपने फेलियर्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, हज़ारों यूट्यूबर्स बता रहे हैं। ठीक है, तो एक पक्ष के फेवर में हम लोग नहीं जा सकते, उसके बहुत सारे दृष्टिकोण होता है, उसे देखना होता है, वो नज़रिया पैदा करना होता है। ठीक है, तो अनेकांतवाद जैन मत से संबंधित है, जो हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि किसी भी वस्तु या किसी भी घटना का एक पक्ष नहीं होता है, एक पहलू नहीं होता, उसके बहुत सारे पक्ष होता है। बस आपका दृष्टिकोण, आपकी जो सोच है प्लस आपकी जो नज़रिया है, वो अलग अलग पक्ष में जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल क्रम है? ठीक है, शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य, या फिर रामानुज, शंकराचार्य, या फिर चैतन्य, या फिर रामानुज, चैतन्य, शंकराचार्य, या फिर 4 पे है शंकराचार्य, चैतन्य या रामानुज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, जिसमें दिया है पहले है शंकराचार्य, फिर है रामानुज, फिर है चैतन्य। ठीक है, इनके बारे जानना बहुत जरूरी है। इनका कालक्रम के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, चाहे आप SSC खोल लो, NTPC खोलो, BPSC खोलो, UPSC खोलो, कोई भी खोलो, वहाँ आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सबसे पहले शंकराचार्य के बारे। ये थे 788 से 820 ईस्वी के आसपास। ठीक है, ये अद्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक है। सबसे पहले जान लीजिए शंकराचार्य किसे फॉलो करते हैं? अद्वैतवाद को। ठीक है, एकेश्वरवाद और ब्रह्म अद्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया है शंकराचार्य ने। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग के एकदम जान में रट जाना चाहिए। ठीक है, अगला है कौन है? रामानुजम। ठीक है, रामानुजाचार्य ये 1017 से 1137 ईस्वी के कालक्रम में थे।
ये दिए हैं विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद, इनके बारे में बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। भक्ति मार्ग के समर्थक थे, विष्णु भक्ति पर ज़्यादा जोर देते थे। तीसरा है चैतन्य महाप्रभु, आप लोग को पता होगा चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, कृष्ण भगवान के पक्ष में, ये सबसे ज़्यादा, ये बंगाल से रिलेटेड है, ठीक है। बंगाल के भक्ति आंदोलन के प्रमुख नेता थे चैतन्य महाप्रभु, और राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कितनों भी देख लीजिए आप, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को मज़ा आ रहा कि नहीं पता नहीं, बट मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कराते हुए, क्योंकि मैंने बहुत बार ये सारा क्वेश्चन किया है, पढ़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। ये क्वेश्चन क्या बताऊँ, यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, खोल लो आप यूपीपीसीएस, ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद में आप लोग जादू टोना, ठीक है, ये सारा चीज़ किस में पाया जाता है, अथर्ववेद में ही पाया जाता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं यहाँ क्या क्या पाया जाता है। अथर्ववेद को जादू टोने का वेद भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, मंत्र, जादुई माया, वशीकरण, भूत प्रेत निवारण, रोगों से मुक्ति, जीवन की रक्षा, शत्रु पर नियंत्रण, औषधियों और उपचार के मंत्र, गृहस्थ जीवन, विवाह, यज्ञ आदि घरेलू सूत्र पाए जाते हैं किसमें, अथर्ववेद में पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो आपके आने वाले एग्जाम, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, चाहे आप एनटीपीसी में बैठो, एसएससी में बैठो, चाहे बीपीएससी बैठ जाओ, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए, थर्ड जेपीएससी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा है देखते हैं, ठीक है। थर्ड जेपीएससी 2008 में हुआ था। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था, ठीक है। तो बताना है कि किन देवताओं को अतिथि के रूप में मतलब संबोधित किया जाता था, इंद्र को, वरुण को, अग्नि को, सोम को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि को। अग्नि को देवताओं के रूप में माना जाता था, ठीक है, किस काल में, ऋग्वैदिक काल में, ठीक है। देख लेते हैं फैक्ट। ऋग्वेद में अग्नि को बार बार अतिथि देवो भवों के रूप में संबोधित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अग्नि ही यज्ञ में सर्वप्रथम आवाहन किए जाने वाला देवता है। अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत माना गया है। अग्नि को क्या माना गया है, देवता और मनुष्य के बीच दूत के रूप में माना गया है। हर यज्ञ में अग्नि का ही उपयोग होता है, इसलिए वो गृहस्थ का अतिथि और यज्ञ का वाहक भी कहलाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्तूप से संबंधित है, बताइए, स्तूप से संबंधित, देखिए स्तूप से संबंधित प्रश्न आपको हाल ही में शायद 2023 में यूपीएससी में भी पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, बीपीएससी में भी मिल जाएगा आपको, जेपीएससी में भी पूछा है, देख लीजिए थर्ड जेपीएससी में पूछा है। आप चाहे एनटीपीसी खोल लो, एसएससी खोल लो, मतलब हर एक एग्जाम में यही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं। तो मैं इस चैनल पे दोस्तों आपको हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला बहुत ज़्यादा कराऊंगा, ठीक है, जो आप लोग को जहन में एकदम बस जाएगा। आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठो, चाहे जेपीएससी, जेएसएससी, कोई भी एग्जाम बैठो, आप लोग को बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, ठीक है। महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र, सांड या महाविनिष्क्रमण, तो स्तूप किससे संबंधित है, महापरिनिर्वाण। इसका अर्थ होता है, स्तूप का मतलब क्या है, स्तूप का मतलब है कि वहाँ पे शरीर के अवशेष को रखा जाता है, ठीक है। स्तूप बौद्ध धर्म में एक ऐसा स्मारक होता है जिसमें बुद्ध या अन्य बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष या उनकी स्मृति को सुरक्षित रखता है, ठीक है। देखिए यूपीएससी ने जब क्वेश्चन पूछा ना स्तूप पे, तो इस तरह से पूछा कि स्तूप बौद्ध धर्म की ही देन है, बट नहीं, स्तूप बौद्ध धर्म से पहले भी चला आ रहा है, ठीक है। बट फेमस सबसे ज़्यादा स्तूप जो हो गया ना, बौद्ध धर्म में ही हुआ, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म से ही स्तूप की मतलब चला आ रहा है, इससे पहले भी चला आ रहा था, ठीक है। स्तूपों का निर्माण विशेष रूप से बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी उनके दिवंगत होने के बाद उनकी स्मृति में किया गया था, ठीक है। बॉडी के अवशेष रखे गए थे, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्तूप हैं, उनके बारे में जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा मैराथन क्वेश्चन, तब बहुत सारे स्तूप कौन कहाँ से पाया जाता है वो सारा चीज़ कराऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जातक से संबंधित वर्णन सही है। तो जातक से संबंधित वर्णन क्या है, बुद्ध के निर्माण, बुद्ध के जन्म, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथन या धर्म चक्र परिवर्तन। तो आप लोग को पता होगा जातक यानी कि बुद्ध के जन्म की कथाएं सुनाया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। जातक कथाएं आपका बीपीएससी में देख लो, एनडीपीसी देख लो, एसएससी देख लो, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी वर्णित है। इन कथाओं में बुद्ध कभी राजा, कभी ब्राह्मण, कभी जानवर, सिंह, हिरण आदि के रूप में जन्म लेते हैं और किसी नैतिक गुण जैसे दया, सत्य, त्याग का भी प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत कब से माना जाता है, शक संवत कब से माना जाता है, 57 BC, 78 AD, 248 BC या 319 AD। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 AD से माना जाता है, ठीक है। 4 का राइट आंसर 2 नंबर 78 AD। इसके बारे जान लेते हैं। शक संवत एक प्राचीन भारतीय
काल गणना प्रणाली है जिसकी शुरुआत 78 एडी से मानी जाती है। इसे राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के रूप में भारत सरकार ने 1957 में अपनाया। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, खास करके एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे एग्जाम में बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेट पूछा जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया, भारत सरकार ने कब अपनाया, 1957 में। इसका उपयोग भारतीय पंचांगों, सरकारी दस्तावेजों और त्योहारों की तिथियों में भी किया जाता है, ठीक है। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है, बताइए किसे रानी अभिलेख कहा जाता है। पांचवा बृहत स्तंभलेख, तीसरा लघु स्तंभलेख, या पहला लघु स्तंभलेख, या फिर दूसरा लघु स्तंभलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहला लघु स्तंभलेख, ठीक है। पहला लघु स्तंभलेख का मतलब होता है रानी अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। अशोक का पहला लघु स्तंभलेख है ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। जिसमें सम्राट अशोक ने अपनी रानी पत्नी के व्यवहार और उसके दिए गए आदेशों का उल्लेख किया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि अशोक का पहला लघु स्तंभ किसे माना जाता है, ठीक है, उसके किस नाम से जाना जाता है, तो रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी तक ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखे नहीं गए हैं, बट आने वाले एग्जाम में चाहे आप जेपीएससी की बात कर लो, ठीक है, एसएससी की बात कर लो, एनटीपीसी की बात कर लो, बीपीएससी की बात कर लो, वहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है, कि रानी अभिलेख के नाम से किसे जाना जाता है। तो अशोक का पहला लघु स्तंभलेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आप देख लेते हैं, सेकंड जेपीएससी 2006 में हुआ था, तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बताइए चांदी के सिक्के सबसे पहले प्राचीनतम कहाँ पे साक्ष्य मिलता है, हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या फिर चांदी के हाथ सिक्कों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी के सिक्के कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता में मिला है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति से मिला है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य में सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी में मिलते हैं, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल आदि स्थलों से चांदी के आभूषण, बर्तन और मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि चांदी के सिक्के इनमें से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल पे पाया जाता है। 4 ऑप्शन देंगे जिनमें से एक शामिल करेगा कालीबंगन, या लोथल को भी कर सकता है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो यहाँ पे पाया जाता है। चांदी का उपयोग उस समय धार्मिक, सजावटी और उपयोगी वस्तु के रूप में किया जाता था। यहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता था कि चांदी का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित कौन सा था, बताइए। आप लोगों को पता होगा कि बौद्ध धर्म बाद में क्या हुआ था, 2 हिस्सों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। तो उस समय पे मौलिक अंतर क्या था, अहिंसा का बल पे, या जाति रहित समाज, या देवी देवताओं की पूजा, या फिर स्तूप पूजा। तो आपको पता होना चाहिए महायान और हीनयान में जो अंतर हुआ वो देवी देवताओं की पूजा से रिलेटेड हुआ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, महायान संप्रदाय में देवी देवताओं, बुद्ध की मूर्तियों और बोधिसत्वों की पूजा की जाती थी, बट हीनयान संप्रदाय में बुद्ध को एक महान गुरु या शिक्षक माना जाता था और उनकी मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, एनटीपीसी, जेपीएससी, जेएसएससी, चाहे एसएससी में देख लीजिए या फिर बीपीएससी में देख लीजिए, ठीक है, एसएससी में देख लीजिए, मिल ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है, बौद्ध और जैनों के, हिंदुओं और जैनों के, या फिर हिंदुओं और बौद्ध जैनों सभी के। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर, हिंदुओं और बौद्ध जैनों के गुफाएं कहाँ पे हैं, ठीक है, ये आपका एलोरा में पाए जाते हैं, तीनों धर्मों के। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इवन यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदू और बौद्ध और जैनों के मंदिर एक साथ कहाँ पे पाए गए हैं, एलोरा में पाए गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है, अभय, ध्यान, धर्मचक्र या भूमि स्पर्श। बताइए, गांधार शैली की मूर्तिकला है जो बुद्ध का सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित रखती है, उसे किस मुद्रा में दिखाया गया है, अभय में, ध्यान में, धर्मचक्र में या भूमि स्पर्श। तो आपको पता होगा उसको धर्मचक्र के संबंध में दिखाया गया है, ठीक है। गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध की मूर्तियों को विभिन्न मुद्राओं, गेस्चर में दिखाया जाता है, ठीक है। इनमें से धर्म चक्र मुद्रा वह विशेष मुद्रा है जो सारनाथ में हुए उनके पहले उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन को दर्शाती है, ठीक है। अब देखिए, तोरमान किस जातीय दल का था, बताइए, सिथियन, हून, यूची या शक। तो ये हून के थे, ठीक है। इनके बारे में और जान लेते हैं। तोरमान भारत में 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच शकीर था। वो हुनों का अलखोन शाखा से था। हुनों का कौन से शाखा से थे, अलखोन शाखा से। इसके पुत्र मिहिर कुल ने भी भारत में शासन किया, जिसे क्रूर शासक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर किया और मध्य भारत के हिस्सों पर अधिकार जमाया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर,
कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में, अलपाटू दानलेख में या हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। ठीक है, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए आप देख लेते हैं फर्स्ट जेपीएससी 2003 का। दोस्तों अगर आप लोग को क्लासेस पसंद आ रहा है, आपको मज़ा आ रहा है, तो वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, जेपीएससी से रिलेटेड पेपर 1 को इतने बारीकी से कोई भी नहीं कराते हैं। मैं आपको बता दूँ कि पेपर 1 का जितने भी सिलेबस वाइज है ना, सारा क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी तरह, जैसे मैंने अभी कराया इसी तरह लेके आऊँगा। ठीक है, और जितने पेपर 2 का है उसका भी लेके आऊँगा, तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम 2003 में हुआ था। वहाँ पे प्राचीन भारत से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? ठीक है, 5 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और क्या क्या पूछे गए थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था, बताइए? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, प्रशासनिक संरचना का अभाव। इस विषय में अभी तक जानकारी अधूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता का पतन बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। बाढ़ से भी बताते हैं कुछ लोग आक्रमण भी बताते हैं, कुछ लोग भूकंप भी बताते हैं। ठीक है, तो इसका प्रमाण साक्ष्य नहीं है, अधूरी जानकारी है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कोई निश्चित कारण आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है, ना ही प्रमाणित हुआ है। ठीक है, इतिहासकार और पुरातात्विक विदों ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन किसी पर भी सर्वसम्मति नहीं बन पाया है। ठीक है, सब अंदाज़ा ही लगाया गया है। आगे देख लेते हैं, बोधिसत्व किन्हें कहा गया है? बोधिसत्व गौतम बुद्ध, ठीक है, पार्श्वनाथ, नागार्जुन और महावीर। तो आप लोग को पता होगा बोधिसत्व गौतम बुद्ध को ही कहा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध को उनके बुद्धत्व प्राप्त करने से पूर्व बोधिसत्व कहा जाता था। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि बुद्ध ने जन्मांतर में अनेक बार पुनर्जन्म लिया ताकि वे संपूर्ण ज्ञान बोध प्राप्त कर सके और फिर से संसार का कल्याण करें। उन पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन भी पूछा गया था, मैंने बताया कि क्वेश्चन इन्हीं से फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सारे क्लासेस को 5 से 6 बार कर लेना है। 2x में कर लो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। ठीक है, और उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। चलिए, थेरवाद किससे संबंधित है? थेरवाद किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। थेरवाद को ही हीनयान के नाम में जाना जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, तो थेरवाद बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसी को हीनयान भी कहा जाता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन, हर्षवर्धन मुख्य रूप से किस धर्म का संरक्षक था? तो हर्षवर्धन किस धर्म का था? बौद्ध धर्म का था। ठीक है, 7वीं शताब्दी प्रारंभ में हिंदू धर्म सेव का अनुयायी था, लेकिन बाद में वो महायान बौद्ध धर्म का संरक्षण बन गया। चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने कन्या भोग कन्नौज में एक विशाल बौद्ध धर्म सभा कराई थी। ठीक है, चलिए चीनी यात्री वेनसांग ने लिखा था, ये भी याद रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फर्स्ट जेपीएससी एग्जाम का। अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? बताइए, अशोक की धम्म नीति का क्या अर्थ है? अहिंसा, दया, दान, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। धम्म शब्द का अर्थ होता है अशोक द्वारा प्रयुक्त एक नैतिक व्यवहारिक जीवन पद्धति, जिसे उन्होंने अपने शिलालेखों में प्रचारित किया। ये किसी धर्म का नाम नहीं है, बल्कि सामाजिक सद्भाव, नैतिक आचरण और धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित था। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का जेपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने बहुत ही डिटेल में करा दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, पूरे झारखंड में फैला देना है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद मैं लेके आऊँगा मध्यकालीन भारत का जितने भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए और जितने भी फ्रेम होगा। दोस्तों मैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट करा रहा हूँ, इनको बहुत ही ज़्यादा बार देखना है और याद रखना है। इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे 14 जेपीएससी में। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग 14 जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, जोर से कर रहे हो, तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन सारी चीज़ों को बनाने में, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, क्योंकि इसी से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।